हेलो, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उनके ज़रिए से एक लश्कर तैयबा के कमांडर को पकड़ा गया है, राइट। तो ये जो अरेस्ट किया गया है बेसिकली फ्यू मंथ्स अहेड ऑफ दिस मीटिंग ऑफ FATF। तो आज सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे और इंडिया के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये जो टेररिस्ट पकड़ा गया है ज़कीउर रहमान, ये लश्कर तैयबा का एक चीफ कमांडर है जिसका सबसे बड़ा हाथ रहा है 26/11 अटैक में जो मुंबई में हुआ था। तो ये किस किस्म का टेररिस्ट है और यूएन ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो सारा कुछ हम जानेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट बात जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं। क्योंकि ये इसीलिए न्यूज़ में आया है क्योंकि जो इनका अरेस्ट हुआ है ये लश्कर तैयबा कमांडर का, इसका जो अरेस्ट हुआ है बिल्कुल ठीक 1 महीने पहले किया गया है। क्योंकि FATF की मीटिंग अभी होने वाली है फरवरी 21 को, 21 से 22 तक चलेगी है। तो उस वक्त पाकिस्तान का जो स्टेटस है ये बेसिकली सारे कंट्रीज को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के में कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द काउंटर टेररिज्म जो स्टेप्स ये लोग लेते हैं। तो पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में जा चुका है प्रीवियस ईयर ही, और उसको 1 साल का टाइम भी दिया गया था 2020 तक, ताकि वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेकर आए ताकि वो ग्रे लिस्ट से भी बाहर हो जाए। क्योंकि कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं जब एक कंट्री ग्रे लिस्ट में चले जाती है। उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन नहीं मिलेगा और उसकी इकोनॉमी भी डिग्रेड हो जाती है। तो सारा कुछ रहता है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और अब इसके जो मेंबर कंट्रीज है, ऑब्जर्वर स्टेट्स है, वो भी मैं आपको डायरेक्टली इनकी वेबसाइट खोल के बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ। अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग कोर्सेज देखना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए और हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। हमारे एजुकेटर्स ने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। सारे कॉन्सेप्ट जो है रिलेटेड टू मैथ्स, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस के वीडियोस भी अच्छी तरह बनाए हुए हैं। तो वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए। और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लश्कर तैयबा ऑपरेशन के जो कमांडर है ज़कीउर रहमान, इनको अरेस्ट किया गया है पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, राइट। और मैं जैसे आपको बताया कि जो टाइमिंग ऑफ अरेस्ट है एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अभी इनकी ग्लोबल मीटिंग होने वाली है FATF की। सो बेसिकली दे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पाकिस्तान इन इन्वॉल्वमेंट इन ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में रखा जाए या कम्प्लीटली इसको आउट ऑफ FATF कर दिया जाए। इसके डिस्कशन से ठीक 1 महीना पहले इसको अरेस्ट किया गया है। सो इसे आप पॉलिटिकल टैक्टिक्स समझिए या फिर आप एक सोची समझी चाल समझिए, क्योंकि इंडिया भी इसके खिलाफ बोल रहा है। क्योंकि लास्ट अगर आप देखें 2019 में भी इसी तरह किया गया था, अजहर मसूद को जो अरेस्ट किए थे उन्होंने इसी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो वो भी 1 महीना पहले FATF जब मीटिंग हो रही थी, तो ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम भी थोड़े स्टेप्स ले रहे हैं अभी टेररिज्म के खिलाफ। बट हावेवर ग्राउंड रियलिटी क्या है, और इनकी जो सोची समझी चाल कहें आप तो ग्लोबल टैक्टिक्स समझे आप, ये उन्हीं को पता है। बट हावेवर अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया तो FATF इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पूछा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ज़कीउर रहमान लखवी, ये कई सारे जो है ग्लोबल टेररिस्ट अटैक में इसका हाथ हुआ है। और मेजर अटैक जो इंडिया में हुआ था 26/11, ये सेंट्रल कमांडर बना था जब कराची में बैठकर ये ऑपरेट कर रहा था सारे ऑपरेशंस को, राइट। अगर आपने 26/11 देखा होगा मूवी, कई सारे मूवीज बने हैं उसमें, राइट। नाना पाटेकर जी भी अच्छी तरह रोल प्ले किया है, तो गो एंड वॉच दैट मूवी, राइट। तो इसका कई सारे हाथ है इन टेरर फाइनेंसिंग में भी। ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग करवाता है, और जितने भी फंड्स आते हैं वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए और ट्रेनिंग के लिए और जो हथियार खरीदने के लिए ये यूज़ किया करता था। तो ये सारा न्यूज़ अभी बाहर आया हुआ है। एंड बेसिकली इसको 2008 में ही इसको डिजिग्नेट कर दिया गया था एज ए ग्लोबल टेररिस्ट, जो मैं आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में, राइट। लखवी को 2008 में ही इसको डिजिग्नेट कर दिया गया था एज ए ग्लोबल टेररिस्ट बाय UN सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमिटी। सो बेसिकली ये सैंक्शन कमेटी आपको 1999 में बनाई गई थी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार अगर किसी व्यक्ति को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए तो उसमें क्या क्या होता है उसके भी हम बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो 2008 में इसीलिए इसको डिजिग्नेट किया गया था क्योंकि इसने कई सारे
अटैक्स कैरी आउट किए थे बोस्निया में, इराक, अफगानिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए थे 2008 में। तो इसमें इसी का हाथ था। एंड जब इसको अरेस्ट कर दिया गया, पाकिस्तान की जेल में इसको भेज दिया गया, बट हावेवर इसने फिर से बेल अप्लाई कर लिया और 20 लाख पे करके ये बाहर आया था उस वक्त जब मैंने न्यूज़ देखा था। राइट, 20 लाख रुपीस और $20 मिलियन समथिंग इतना ही अमाउंट था इसे। बट हावेवर इतना पैसा इसके पास कैसा आया, ये अननोन सोर्स है। अभी तक कोई पुलिस उसमें जांच नहीं की। राइट, हावेवर बेल के पर वो बाहर आ चुका था। तब इंडिया और यूएस ने मिलकर इसके खिलाफ आलोचनाएं की थी कि अगर आप इसी तरह पैसा लेकर इन ग्लोबल टेररिस्ट को अगर आप आज़ाद करते रहे, देन व्हाट्स द यूज़ ऑफ अरेस्ट। राइट, तो अभी वो बेल पे रिलीज हुआ है, अब हाल ही में फिर से उसको अरेस्ट किया गया है। सो लाहौर की हाई कोर्ट ने इसे क्लीन बेल दे दी गई थी बाय टेकिंग सच ए ह्यूज फाइन। सो इंडिया यूएस भी इसके खिलाफ था, कई सारे आर्टिकल्स भी छपे थे आपको 2015 में अगर आपने देखा होगा। सो इंडिया क्रिटिकली जो इसके खिलाफ है कि अगर आप इसी तरह करते जाएंगे तो अगेन ही विल कैरी आउट मेनी अटैक्स। कहते हैं कि पुलवामा जो अटैक हुआ था इसमें भी इसका हाथ है, बट हावेवर अभी जांच बाकी है, ग्राउंड रियलिटी अभी टेस्टिंग की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बेस जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिकली उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसको कब फाउंड किया गया था दोस्तों? 1989 में। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। 1989 में इसको फाउंड किया गया था विद द हेल्प ऑफ G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज जब थे तो इसमें इसके द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। तो रिसेंटली आपको G7 रिलेटेड भी न्यूज़ आई होगी क्योंकि इंडिया को भी इनवाइट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप जब थे लास्ट ईयर, आपने न्यूज़ में देखा होगा, टू G7 कंट्रीज। तो अभी देखते हैं जो बाइडन अगर अभी अब बने हैं प्रेसिडेंट, तो देन इंडिया विल आल्सो इंक्लूड इन दिस G7 कंट्रीज और नॉट। इट्स ए फ्यूचर स्टेप, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं एक एमर्जिंग इकोनॉमीज है और डेवलप इकोनॉमीज है। हावेवर इंडिया को भी इसको इंक्लूड करना, इट विल क्रिएट ए वन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस अवर डेमोक्रेटिक व्यूज़, लिबरल व्यूज़, सेकुलरिज्म व्यूज़। हम सारी दुनिया को हमारे व्यूज़ पहुंचा सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अभी हम FATF को कन्फाइन रहते हैं। तो इसको 1989 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर्स है आपको पेरिस में मिलेगा, जो OECD का भी हेडक्वार्टर्स है बेसिकली वहाँ पे। और हर साल ये मीटिंग्स की जाती हैं और आपको साल में 3 बार इनका जो गवर्निंग काउंसिल है उसको आप FATF प्लेनरी मिशन कहते हैं या फिर मीटिंग कहिए आप। तो हर साल 3 बार होते हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर FATF की बात करें तो 39 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। आपको कई जगह लिखा होगा 37 और थोड़े वेबसाइट में आपको 38 भी मेंशन किया हुआ है। बट हावेवर जब मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर किया तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 37 मेंबर कंट्रीज है और 2 आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो टोटल आपको 39 मेंबर कंट्रीज हो गए, मेंबर जुरिडिक्शन हो गए आपको। सो दिस इज अ ऑफिशियल फिगर एंड दिस इज अ करेक्ट फिगर विच आई डिराइव्ड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ FATF। तो चलिए इसके फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो इमेज है वो मिस मैच हो गई है बेसिकली। सो दिस इज नॉट अबाउट द PM संविधि। तो इसका फीचर्स अगर आप देखें तो FATF एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं टू प्रमोट द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ताकि जो भी लीगल एक्टिविटीज़ हो और जो भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और टेरर फाइनेंस करते हैं जो भी कंट्रीज, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ ये सैंक्शंस को दिया जाता है, सैंक्शंस किया जाता है इसमें। राइट, और इंडिया भी इसका ऑब्जर्वर स्टेटस बना है 2006 में। बट हावेवर ऑन जून 25, 2010 इंडिया को भी एक इसका पार्ट बनाया गया है। इंडिया इज़ द 34th कंट्री मेंबर ऑफ FATF। अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, इट इज़ द 34th मेंबर कंट्री ऑफ FATF। और 2010 से हमारी मेंबरशिप है इनके साथ, अब अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि FATF प्लेनरी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो साल में 3 बार ये मिलते हैं। तो इनका फर्स्ट मीटिंग इस साल में आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। तो इसमें डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट जो ऑलरेडी है इसमें उसी को कंटिन्यू करें या फिर उसे निकाला जाए या फिर उसको ब्लैक लिस्ट में पुश कर दिया जाए। हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। 2 टाइप ऑफ लिस्ट रहते हैं, एक तो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या क्या होते हैं अगर एक कंट्री इसमें चली जाती है। तो आप बस इस स्लाइड से इतने याद कर लीजिए, इनका बेसिक मकसद यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। राइट, और इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर था 2006 तक, उसके बाद परमानेंट मेंबर भी बन चुका है, अभी मेंबरशिप भी मिल गई है हमें 2010 से। एंड वी विल बी द 34th कंट्री ऑफ FATF। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो FATF 40+1 रिकमेंडेशंस की बात करें हम तो ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है
सो इनके रिकमेंडेशंस अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 40 रिकमेंडेशंस लाए थे जब ये 1989 में इनका जो गठन हुआ था, बट हावेवर उसके बाद 2001 में और 9 रिकमेंडेशन ऐड कर दिए गए, क्योंकि एज द टाइम्स गोज ऑन दे थिंक कि अभी रिकमेंडेशन लाना ज़रूरी है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड्स हो, पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो, ताकि हम रोक पाएँ मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, राइट। आगे चलकर और स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म्स लेकर आए और कई सारे सैंक्शंस भी इन्होंने इंक्लूड किया है। अगर कोई कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाती है टेरर फाइनेंसिंग में तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। पहली बात तो वार्निंग दी जाएगी, ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा और उसके बाद ब्लैक लिस्ट में लाई जाएगी। सो अगर ब्लैक लिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें कम्प्लीटली नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होते हैं जो पक्का टेरर फाइनेंसिंग करते हैं और किसी की बात नहीं सुनते हैं वो लोग, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है खुलेआम, उनका कोई सैंक्शंस का कोई डर नहीं होता है। तो आज 2 कंट्रीज हैं, एक तो ईरान है और दूसरा जो है आपको नॉर्थ कोरिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक लिस्ट में आपको 2 कंट्रीज हैं, एक ईरान और दूसरा नॉर्थ कोरिया, राइट। तो उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क लाने के लिए और अच्छे से काम करने के लिए और अच्छे से टेक्नोलॉजी इंडल्ज करने के लिए इस 9 रिकमेंडेशंस को भी लाया गया था। और क्या क्या रिकमेंडेशन है 9, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट 40+9 रिकमेंडेशन इसे कहा जाता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट के बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताता था कि ग्रे लिस्ट होगी, ब्लैक लिस्ट होगी, क्या होगा बेसिकली। देखिए, अगर कोई कंट्री टेरर फाइनेंसिंग करती है, मनी लॉन्ड्रिंग करती है, तो उसको पहली बात वार्निंग दिया जाता है। अगर वो भी ना माने तो उसके बाद उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। जब भी एक कंट्री ग्रे लिस्ट में इंक्लूड हो जाती है तो एक समझ लीजिए आप एक सेकंड वार्निंग हो गई उसको, अगर वो भी नहीं सुनेगा तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, राइट। सो 3 वार्निंग, फर्स्ट आपको नॉर्मल वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद ग्रे लिस्ट में डालकर वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद ब्लैक लिस्ट में फाइनली दे एंटर्ड। तो ग्रे लिस्ट में अगर एक बार कोई कंट्री एंटर हो जाती है तो बेसिकली उसके ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं। पहली बात, जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वहां से उसको प्रॉपर लोन नहीं मिलेगा, राइट, उसको प्रॉपर लोन नहीं दिया जाएगा। और दूसरा जो है आपको कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा दिए जाते हैं। कई सारे कंट्रीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने भी डरते हैं इन लोगों से। इसके वजह से क्या होता है, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है गिर जाती है, इकोनॉमी GDP कंट्री की गिर जाती है, एंड दे विल फाइंड वेरी डिफिकल्ट, कोई बैंक से अगर लोन लेके इनकी इकोनॉमी को रिवाइव करना हो तब भी दे विल फाइंड वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो दिस आर द फ्यू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रे लिस्ट। अगर वो भी नहीं माने, देन दे आर एडमेंट टू इट, देन दे विल कंप्लीटली एंटर इनटू द ब्लैक लिस्ट। सो ब्लैक लिस्ट का मतलब यही है कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज उनको कहा जाता है कि वो कोई कभी कोऑपरेट ही नहीं करते हैं टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। तो जब एक कंट्री इसमें आ जाती है देन कम्प्लीटली आपको बैन कर दिया जाएगा सारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, और इनको क्रूड ऑयल सप्लाई करना है, सारा कुछ आपको बंद हो गया होगा, राइट। सो दिस आर द 2 लिस्ट ऑफ FATF, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तान अभी प्रेजेंटली ग्रे लिस्ट में है। अभी अगर उसने प्रॉपर स्टेप्स लिया है देन दिस FATF कमिटी जो प्लेनरी मीटिंग चलती है उसमें डिस्कस किया जाएगा कि 1 साल के पीरियड में उनको 2020 तक टाइम दिया गया था पाकिस्तान को। एक्चुअली 2018 में ही इसको इंक्लूड कर दिया गया इन ग्रे लिस्ट। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में आया है। अगर आप देखें तो 2008 में भी एक बार पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में डाला गया था, बट फिर भी अपनी आदतों से उसने बाज नहीं आई। अगेन दे हैव पुट इट इनटू द ग्रे लिस्ट और उस 2018 में उसको डाला गया, एंड 2020 तक उसको टाइम दिया गया था कि इन्होंने एक 27 पॉइंट एक्शन को बनाया है दोस्तों। 27 पॉइंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान उसको कंप्लाई करना है इन 2 सालों में। तो अभी अगर लेटेस्ट रिव्यू के अगर आप देखेंगे तो सिर्फ टोटल 5 कर पाया हो, राइट। कहाँ 5 और कहाँ 27। सो आई थिंक दिस ईयर ऑल्सो विल पाकिस्तान विल रिमाइन इन ग्रे लिस्ट। तो देखते हैं क्या होता है, प्लेनरी मीटिंग जब होगी फरवरी 21 को, तब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो FATF एंड पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ऑलरेडी 2018 से ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था उसको, और कई सारे इन्हें जो सैंक्शंस भी फेस किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 27 टास्क में सिर्फ 5 ही टास्क एड्रेस कर पाया है, राइट। और लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उनकी सिर्फ फंडिंग रोकी गई है। बाकी के तो इतने अभी ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है, राइट। उल्टा इन लोगों को बेल दी जा रही है अंडर टेकिंग ए ह्यूज अमाउंट, राइट। तो देखते हैं क्या होता है आगे चलकर, तो इनके साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो UN सैंक्शन कमेटी, ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ दे दूंगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है।
अभी सैंक्शन कमेटी देखिए एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक पार्ट है, जो 1267 रेजोल्यूशन के अंदर इसको लाया गया था। ये कब लाया गया था? 1999 में। तो बेसिकली इनका मकसद यही है, जो भी ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको एक सैंक्शंस लगा दिया जाता है, पर्टिकुलर पर्सन हो या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, राइट। अभी तालिबान पे लगाया गया था, उसके बाद जैश ए मोहम्मद के उनके पर लगाया गया था, लश्कर ए तैयबा के पर लगाया गया था, और पर्टिकुलर पर्सन के पर भी लगाते हैं, जैसे असर मसूद हो गया, अभी जो जाकिर है जाकिर रहमान, उसके पर भी लगाए गए हैं। तो जब भी कोई शख्स या कोई ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ऐसे सैंक्शंस लगते हैं तो बेसिकली उसके जो एसेट्स हैं वो फ्रीज कर दिए जाते हैं, जितने भी उसके एसेट्स हैं, और उसको जो सप्लाई ऑफ आर्म्स होते हैं वो भी रोक दिया जाता है, ओके, पैसा रोक दिया जाता है, कोई फाइनेंसिंग नहीं रहती। सो दे जस्ट मेड द एम्प्टी हैंड्स, राइट। उसके सारे सोर्सेस को बंद कर दिया जाता है। तो ये सैंक्शंस आपको आर्टिकल 41 के तहत मेंशन किया गया था, यूएन चार्टर के तहत। इसमें आपको क्लियरली मेंशन है कि क्या क्या इसमें एसेट्स फ्रीज किए जाएंगे, और उनके जो आर्म फोर्सेस है उसको सीज कर दिया जाएगा, उनके बंकर्स को उड़ा दिया जाएगा, और सारा कुछ एरिया है सारा कुछ सीज कर दिया जाएगा, और कोई भी फाइनेंसिंग भी नहीं रहेगा उसके लिए, और जो जो कंट्री में रहता है उसके लिए भी। सो दिस इज अ फ्यू बेसिक ऑफ यूएन सैंक्शन कमेटी। अब बस इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रख लीजिए, और ये कौन से रेजोल्यूशन के तहत लाया गया था वो भी इंपॉर्टेंट है, रेजोल्यूशन 1267। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि रिसेंटली कल ही की न्यूज़ है ये, इसको अरेस्ट किया गया है। तो देखते हैं अभी एफएटीएफ मीटिंग में क्या होता है, क्या पाकिस्तान ऐसे ही रहता है ग्रे लिस्ट में, क्योंकि ऑलरेडी इसने सिर्फ 5 टास्क को कंप्लीट किया है 27 टास्क में। तो आई डोंट थिंक सो कि उसको फिर से निकाला जाए और फिर से वापस, क्योंकि प्रॉपरली जब तक नहीं करेगा पाकिस्तान तब तक उसको सैंक्शंस लगाना ज़रूरी है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।